एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ आपके साथ और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौकांकर जी स्टूडियो में हैं। पश्चिम बंगाल और राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब अगले चुनाव में अगले प्रदेशों का जहां नंबर है वहां की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य चैलेंजर है भारतीय जनता पार्टी का की योगी आदित्यनाथ की, लेकिन उनको भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और क्या बंगाल के चुनाव ने ऐसा किया है? ममता बनर्जी हार गई, के स्टालिन हार गए, दोनों अपनी सीट भी हार गए और सत्ता भी हार गए। अखिलेश यादव ने लेकिन जो इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी इन नेताओं का काम देख रही थी, पश्चिम बंगाल में तो देख ही रही थी, आईपैक प्रशांत किशोर वाली, प्रशांत किशोर ने अपने आप को इससे अलग कर लिया था। तो आईपैक के साथ एक करार समाजवादी पार्टी का भी था इलेक्शन मैनेजमेंट देखने के लिए। अब आज खबर यह है कि वो अनुबंध टूट गया है, वो करार टूट गया है। मतलब इलेक्शन स्ट्रैटेजी, इलेक्शन प्रबंधन के लिए आईपैक को जो हायर किया हुआ था अखिलेश यादव ने, अब आईपैक उनके साथ काम नहीं करेगी, या यूं कहिए कि वो आईपैक को अपने साथ नहीं रखना चाहते। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जो वजह बताई जा रही है ऑफिशियली कि आईपैक के साथ ये डील क्यों रद्द किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने हायर किया था, अब फंड्स नहीं हैं तो हम उनको फंड्स नहीं दे सकते, तो अब हम आगे उनको काम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब इस पर अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे पास फंड्स नहीं है, तो इस पर कोई क्या बहस करेगा। तो बैलेंस शीट तो किसी ने किसी की देखी नहीं है, उनका मन है लेकिन कि भाई मैं अब और इनको साथ लेके नहीं चलना चाहता। लेकिन क्या उनको ऐसा कहीं लग रहा है कि आईपैक भी ब्रांड हो गई है लोगों की नज़र में, और आईपैक को साथ रखने का कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? आईपैक है क्या? जब तक प्रशांत किशोर इसको चलाते थे, आईपैक एक उन्होंने बहुत कॉमन नाम बना दिया था, लोगों को पता होता था आईपैक 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 प्रशांत किशोर। और देश में जितने चुनाव होते थे उसमें हर बड़े नेता के साथ प्रशांत किशोर और आईपैक का नाम जुड़ा रहता था। बहुत से लोग ये भी कहते थे कि वो जब उन्होंने देश में कोई राज्य और कोई नेता नहीं छोड़ा जिसके साथ काम किया, तो भाई कोई तो जीतेगा ना चुनाव, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा भी। तो कोई जीतता था तो वो हर उनका ग्राफ भी बड़ा ऊपर हो गया था कि भाई देखिए मैंने इतने चुनाव जिताए। लेकिन वहां किसी लोग कहते थे ऐसा आदमी बताओ जो अंडरडॉग हो, जो पिछड़ा हुआ हो किसी इलेक्शन में, और आईपैक जुड़ गया साथ में तो उसका ग्राफ उठ गया हो। तो ऐसे नाम नहीं मिलते थे। खैर नहीं वे, लेकिन आईपैक एक कॉमन हाउस होल्ड नेम बन गया था। फिर प्रशांत किशोर ने जब बिहार का इलेक्शन लड़ने की बात सोची तो उन्होंने फिर अपने आप को इससे अलग कर लिया। अब ये आईपैक कौन लोग चलाते हैं, आईपैक का मुख्य काम क्या है? क्या केवल ये कागज पे स्ट्रेटेजी बनाता है या लोग भी देता है? ये लोग भी देता है। इसके लोग बाकायदा एक संस्था की तरह, संगठन की तरह वो किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं। ग्राउंड पे उस पार्टी के वर्कर्स के साथ अलग से ये लोग कोऑपरेट करके काम करते हैं। इनफैक्ट कई जगह तो ऐसे भी सुनने में आया है, पश्चिम बंगाल में भी कहते हैं कि आईपैक की राय कार्यकर्ताओं की राय से ज्यादा सुनी जाती थी। आईपैक के लोग एक पार्टी वर्कर की तरह बिहेव करते थे। उसका असर दिख गया सर। लेकिन ऐसा था कि नहीं था सर? था, बिल्कुल था। आईपैक पूरे अब अखिलेश यादव को लेकिन बात सुन लें, उन्होंने आईपैक के साथ क्यों आगे काम करने से इनकार किया। हाँ, हमारा संबंध था, कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पे फंड्स नहीं है इतने। और अब हमने सोचा है कि जब जीतने वाली एजेंसी से ही करना हो, तो जीतने वाली एजेंसीज के बारे में हमें लोगों ने बताया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मेरा दूसरा मोबाइल ला दो गाड़ी से। तो किसी ने मुझे जानकारी दी है कि कहाँ आप इन कंपनियों के काम करवा रहे हो, तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है कि सर्वे करवाइए सी वोटर से आप। फिर एक एबीएम कंपनी है कोई, उसको रखिए साथ, उससे आप बातचीत करिए। फिर आपको अगर सोशल मीडिया और किसी के खिलाफ नेगेटिव नकारात्मक प्रचार करना है तो कोई 360 डिग्री करके कोई कंपनी है, उससे आप जुड़िए, मिलिए, उसको फंडिंग करिए आप। अभी एक दो कंपनी और है, वो नाम अभी एक मोबाइल आ रहा, भी देख लें, आ रहा भी अभी। एक तो परेशानी ये हो गई, ये पता नहीं चलता विषय, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव जो है कब तंज कर रहे हैं और कब सीरियस बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कई कंपनियों के नाम ले दिए, लेकिन मैं तंज ही लगा मुझे तो उनकी बात का असर। लेकिन एक बात है, आईपैक से क्यों पिया? आईपैक बदनाम हो गई क्या? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से ईडी का रेट हुआ, जिस तरीके से पूरा मामला आया, उसके बाद वो अरेस्ट हुए, उसके बाद उनकी बेल हो गई। अखिलेश यादव को ये लग रहा होगा कि शायद आईपैक
अब कॉम्प्रोमाइज हो गई है सरकार से, या तो हो सकता है कि जिस तरीके से चंदेल को बेल हुई है, तो क्या जो मेरा डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो क्या आईपैक के माध्यम से सरकार के पास, बीजेपी के पास जा सकता है? क्योंकि ममता बनर्जी को भी ये डर था कि ईडी जिस तरीके से पहुंची तो मेरे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेकर वो बीजेपी को मिल जाएगा। तो हो सकता है उनको लगा हो कि आईपैक नजर में आ गई है, ईडी की नजर में है, केंद्र सरकार की नजर में है, बीजेपी की नजर में बड़ी एजेंसी है, इसके ऊपर वॉच रहेगी। तो इलेक्शन के समय में अगर ऐसा आईपैक के साथ लखनऊ में होता है कि चुनाव के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके ऊपर रेड पड़ती है, तो अखिलेश यादव इस स्थिति में क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को लगा होगा कि यह समय इसकी बेहतर है कि आईपैक से अलग कर लिया जाए और किसी ऐसे एजेंसी से अनुबंध किया जाए जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में न रहने वाली हो, लो प्रोफाइल हो, उसके आधार पर किया जाए। ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव को लग रहा होगा कि आईपैक को जो पैसा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, उस हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, उनको तो फीडबैक मिल रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि इसका रिटर्न ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने सोचा होगा कि एक एजेंसी को ज्यादा पैसे देने से बेहतर ये कि 10 छोटी एजेंसी, सोशल मीडिया की एजेंसी से, दूसरी एजेंसी से उनको हायर किया जाए। तो उनका डिसीजन है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय लिया होगा इस मामले में। नहीं, कोई कानूनी झमेले में ना फंस जाए तो नहीं है मामला कहीं। मूल बात वही है। असली बात यह है कि अखिलेश यादव को डर लग रहा है कि अंतिम समय पर, अच्छा एक बार जब ईडी का छापा पड़ गया और इनका जो शुरुआती था वो मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, हवाला इधर से उधर पैसा गया ना, कोल स्कैम का जो जांच हो रही थी गोवा के इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल कराने तो का। जब आप कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों हो गया तो फिर तो कहीं से भी पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे में मैं इसको एक इस तरह से भी देखता हूं कि अखिलेश यादव का ये बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। आप जब किसी कंपनी को जान रहे हैं कि कानूनी पछड़े में फंसी हुई है और उसको ही आप अपने यहां बुलाएंगे तो भले दूसरे लोग आएंगे, लेकिन छापा तो पड़ सकता है, एजेंसियां तो जांच कर सकती हैं, और फिर आप उसको डर के मारे पॉलिटिकल वेंडेटा समझें या कुछ भी समझें, लेकिन उसका नुकसान तो हो सकता है। तो मैं मानता हूं वाइज डिसीजन, भले डर की वजह से हो, लेकिन वाइज डिसीजन। मैं तो कहता हूं हेडलाइन मिलती है, इससे आईपैक से क्या नुकसान हो गया ममता बनर्जी का, उनका क्या नुकसान हुआ? नहीं, ये तो हमको लग रहा है ना उनका क्या नुकसान हुआ। लेकिन ये तो ममता जी से पूछना चाहिए जो दौड़ती हुई चली गई थी, फाइल दबा के पेन ड्राइव लेके भागी थी, इसका मतलब उनको तो डर लगा कि छापे से नुकसान हुआ। उनको तो वो तो बार बार कह रही थी ना हमारी पूरी स्ट्रेटजी टूट गई, हमारा सब। आप जिनके साथ बैठ के रणनीति बना रहे हैं, अगर वो कानूनी पछड़े में फंस जाएं, आप जिस काम में पड़े उसको छोड़ के आपको पुलिस थाना करना पड़ जाए, तो फिर असर तो पड़ेगा ना। अभी और वो पड़ा है उनके ऊपर। आईपैक क्या है मेरे एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें जिन्होंने लिखा था वो उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को कवर करने के लिए वो एक ट्राइबल इलाके में, दूर दराज के गाँव में गई, एक रिपोर्टर जो थी गई, और वहां जाकर के उनको एक बूढ़ी महिला मिली, गरीब महिला, ज़्यादा पढ़ी लिखी अनपढ़ी होगी, वो मिली, और ये इससे पहले कि बताती कि मैं पत्रकार हूँ, मैं इस मीडिया एजेंसी में काम करती हूँ, और अपना सवाल पूछती, महिला ने उनसे पूछा पलट के, आप आईपैक से हैं क्या? गांव में, दूर दराज गांव में एक बूढ़ी महिला पूछ रही है पत्रकार से, आप आईपैक से आई हैं क्या? तो आप सोचिए आईपैक की जड़ें कहाँ थी। इसलिए मैंने कहा कि वो केवल एक डेटा मैनेजमेंट नहीं, वो एक संगठन की तरह काम करती है वो संस्था, ग्राउंड पे। नहीं तो उसने नाम भी इसीलिए अपना इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी रखा हुआ है, कोई मार्केटिंग का ब्रांड उस तरह से नाम नहीं रखा हुआ है। हाँ। और वो तो कहते हैं कि हम पूरा का पूरा जो कैंपेन है आपकी वो डिजाइन करेंगे, एक तरह से जैसे कहते हैं ना आजकल बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। अच्छा, तो उसमें मॉडल पे चलते नहीं, उसमें डीबीटी है, डिजाइन बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, सब करके कर देते हैं और फिर उसका पैसा ले लेते हैं। जैसे टूल वसूलते हैं वैसे वो ले लेते हैं। मतलब जो सुझाव देते हैं उसको एग्जीक्यूट खुद ही करते हैं, खुद ही डिजाइन करते हैं, खुद ही एग्जीक्यूट करते हैं और उसको करके। पार्टियां क्या करती हैं सर फिर? पार्टियां उसकी सलाह पर काम करती हैं, वो एडवाइजरी रोल में वो रहती हैं, और उसके लिए डीप मतलब जितनी एक्सरसाइज वो हो सकती है वो करती होंगी। ऐसा कोई हम लोग उसको आईपैक को उस तरह से नहीं जानते, लेकिन आईपैक में मोटा काम यह है कि वो पार्टी को पहला लेवल पर सलाह देते हैं कि कंसल्टेंसी जो है कि उसको पार्टी के लिए क्या राय है स्टेट में या देश में, उनको क्या इश्यूज पर काम करना चाहिए। फिर वो कैंडिडेट सिलेक्शन में उनकी मदद करती हैं कि जो कैंडिडेट्स आपके प्रोबेबल हैं उनकी रिपोर्ट्स क्या है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये सारी बात करती है। मुद्दा आईपैक नहीं है। यदि हम आईपैक पर बहस कर रहे हैं तो ये आईपैक का मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा है डर। अखिलेश यादव को डर लगा कि जो आईपैक को लेकर ममता बनर्जी के साथ हुआ या आईपैक के साथ जो हुआ ममता बनर्जी के नाम पर, वो खेल वहां पर ना हो, इसलिए वो इससे पीछा छुड़ाने का काम करते हैं। अब इसे डर को बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं। त्रिपाठी जी ने कहा बुद्धिमत्ता है। हाँ, नहीं वो उसमें कोई आपत्ति नहीं, डर से भी बुद्धिमत्ता हो। तो डीएमके को तो सलाह दे रही थी ना, डीएमके भी हार गई, इधर बंगाल चुनाव भी हार गई। नहीं, हारने का क्या है? डर रहा डीएमके की ये सलाहकार थी ना, स्टालिन को भी इन्होंने सलाह दिया है, तो वो भी हार गई, ये भी हार गई।
पंजाब में भी उन्होंने सलाह दिया था, कांग्रेस पार्टी वहां भी हारी थी, ऐसा नहीं है कि हारी नहीं थी। वो तो कहते थे बिहार के चुनाव में मैंने दर्जनों मुख्यमंत्री बनाए हैं, देखिए ये प्रशांत किशोर कहते थे। ये प्रशांत भी किशोर ने तो सही किया है, है काम। ये इसमें कोई दो राय नहीं प्रशांत किशोर ने है। तो भाई नीतीश कुमार को उन्होंने सलाह दिया, नीतीश कुमार को खड़ा रखा। ममता बनर्जी को पिछले 2014 इलेक्शन में में मोदी जी के उन्होंने किया सलाहकार था। एक बयान आया ओम प्रकाश राजभर का, जो पहले इस अभी सरकार का हिस्सा है, योगी सरकार का, और उससे पहले वो अखिलेश यादव के साथ भी चुनाव लड़ चुके हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये ट्विटर एसीपीसी वाले नेता हैं और 2027 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव की राजनीति खत्म होने जा रही है और ये लंदन चले जाएंगे। इन्होंने एक्सपोस्ट किया है एक्चुअली, और अखिलेश यादव के लिए कहा है कि ये ट्वीट एसीपीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेता हैं। उनको लेकर मेरे मन में कभी संदेह नहीं रहता, बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। जिस दिन अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके ममता दीदी की जीत की मुनादी शुरू की थी, उसी दिन पक्का हो गया था कि वो मतलब ममता बनर्जी वो हारने जा रही हैं। तो मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि जमीनी नेता ही नहीं है अखिलेश यादव। अब राजभर खुद जमीनी नेता है, किसके साथ है राजभर ही बताए, वो अभी क्या बीजेपी के साथ है या अखिलेश यादव के खिलाफ है। वो जिस तरीके से राजनीति करते रहे, कभी बीजेपी के साथ रहे, कभी अखिलेश यादव के साथ चले गए, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की तैयारी शुरू हो गई और वहाँ के तमाम छोटे क्षेत्रीय दल है जो फिर अब राजभर साहब उसके अंदर हो या संजय निषाद हो, उनके अब बयान और ट्विटर पर तमाम तरह की चीज़ें आएंगी और वो अपनी राजनीति के हिसाब से बयान देंगे। राजभर साहब तो फिलहाल मुझे लगता है कि भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका ठीक ठाक नहीं चल रहा। उनके बेटे तो चाह रहे हैं कि पिता बड़े नेता है राजभर समुदाय के, तो अलग चुनाव हम लड़े और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग करे, पूरे प्रदेश में राजभर के नेताओं को एकजुट करे। भारतीय जनता पार्टी के राजभर जो नेता है उनका और इस राजभर साहब का आपस में जिस तरीके से पंगा सार्वजनिक चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो निश्चित रूप से वो अभी अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। हो सकता है चुनाव के पहले अखिलेश यादव में उनको उत्तर प्रदेश का ताड़न नजर आए, वो अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन कर ले। फिलहाल वो अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। राजभर साहब 1 साल तक एक जगह रहे, ये बहुत बीजेपी को चिंता करनी चाहिए कि अभी से वो अखिलेश जी के खिलाफ है। नहीं, मुझे त्रिपाठी जी की बात याद आ रही है कि यूपी का चुनाव बीजेपी की कोशिश ये होगी कि जाति पर ना जाए। ठीक बात। ओम प्रकाश राजभर जैसे जो नेता हैं या वो निषाद जी हैं, इनकी एक जाति समूह के नेता के अलावा कोई और उपयोगिता है क्या? नहीं, इनकी पूरी कोशिश होगी कि जाति पर जाए। जाति की बात होगी तभी अनुप्रिया पटेल, तभी ओम प्रकाश राजभर, तभी संजय निषाद, तभी तो इन लोगों की कोई वक्त होगी ना। और अगर ध्यान से देखें तो चूंकि राजनीतिक जो इस तरह के जातीय समूह हैं, क्या अपनी जातियों में भी इतना बड़ा इनका वोट बैंक है? तो उसका जवाब यह है कि अनुप्रिया और पल्लवी दोनों आज सांसद विधायक हैं। अनुप्रिया के पति आशीष वो आज मंत्री हैं, एमएलसी हैं। लेकिन सोनेलाल पटेल सारे जीवन अतीक अहमद के साथ उन्होंने पार्टी में काम किया था और सारे जीवन वो कुछ नहीं बन पाए थे। ओम प्रकाश राजभर की क्या स्थिति थी, संजय निषाद की क्या स्थिति थी, आज ये सारे लोग भाजपा के साथ हैं। ये इनका महत्व ही तभी है जब ये भाजपा या सपा के साथ है। ये पार्टी को एक मैसेज तरह दे रहे हैं से कि बार्गेन करने की कोशिश होती है। ये भारतीय जनता पार्टी को आप मैसेज दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती, इसीलिए राजभर उनके साथ हैं, संजय निषाद उनके साथ हैं, अनुप्रिया पटेल उनके साथ क्यों हैं ये साथ? देखिए, इसको समझिए, जाति की राजनीति करना और ये जाति उनके खिलाफ चले जाना, दोनों में फर्क है ना। अगर जाति उनके खिलाफ चली जाए, सारी जातियां एकजुट हो जाए तो वो तो खतरनाक है। लेकिन उनको हिंदू आइडेंटिटी के साथ अगर कोई जातीय समूह जा रहा है तो उसको खींचने के लिए तो वो करेंगे। राजभर हिंदू राजनीति, मैंने तो इनसे कभी हिंदू की बात नहीं सुनी सर। नहीं संजय सुनी। निषाद करते हैं। मैं तो कह रहा हूं जो उल्टी बात करे तो वो आज यहाँ की सीधी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये भी तो अच्छा, ये वहां ये कह रहे हैं कि वहां जाएंगे तो नुकसान करेंगे, तो अपने साथ रखो। तो फिर बड़ी वो सीधी सी बात। अच्छा, तब वो राजनीति नहीं है जाति की। सौरभ, बंगाल और आसाम ये दोनों चुनाव का एक बहुत बड़ा मैसेज संदेश है। भारतीय जनता पार्टी सुन रही होगी ना सुने ये और बात है, लेकिन ये गुरुजी ने कहा था हिंदुत्व के मूल मंत्र को पकड़े रहना। इसको छोड़ दोगे तो सब चीज छूट जाएगा, इसको पकड़े रहोगे, मूल पकड़े रहोगे तो सब बचा रह जाएगा। थोड़ी बहुत लॉस इधर उधर कभी कभी होते रहेगा, लेकिन मूल पकड़े रहोगे तो तुम बचे रहोगे। आसाम में हिंदुत्व का चुनाव था, आसाम भारतीय जनता पार्टी मैसिव मैंडेट के साथ आई। आज उसके विपक्षी भी कह रहे हैं कि हिंदू गोलबंद हुआ बंगाल में, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी को आई। उत्तर प्रदेश में यदि हिंदुत्व गोलबंद हुआ तब भारतीय जनता पार्टी बचेगी, सत्ता में पुनः वापसी करेगी। यदि जातियों में बिखरी तो भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेगी। चलिए, तो यूपी के साथ साथ पंजाब में भी चुनाव होना है, लेकिन पंजाब में चुनाव से पहले ही कुछ बड़े उलटफेर की कहानी लिखी जा रही है। क्या, इसकी हम बात करेंगे। आपको मालूम है उनके 7 सांसद टूट करके राज्यसभा के चले गए। उधर भगवंत मान ने कहा हिम्मत है तो मुझे खरीद के दिखाओ। मतलब उन्होंने कहा कि भाई मेरी पार्टी नहीं टूटेगी, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं चलाऊंगा। वो कह रहे थे कि
सही मतलब थोड़ा ऊंचा करो, वो आप समझिए ना, ऐसे प्रस्ताव दे रहे थे वो। कह रहा अब, लेकिन बंगाल के बाद बीजेपी के निशाने पर पंजाब ही है। बीजेपी का लक्ष्य वहां पर सरकार बनाना हो सकता है क्या? मैं कल भी कह रहा हूं, कल से ही लगातार कह रहा हूं, जब से खबरें आनी शुरू हुई, आप सरकार बनाने के कोई भी प्रयास करें, भाई राज्यसभा का सांसद जो है वोट नहीं दिलाता, तो पार्टी टूट भी जाए, मान लीजिए आ जाए बीजेपी के साथ कई सारे विधायक भी आ जाएं, मान लीजिए बिल फॉर डिस्कशन से बीजेपी सरकार बनाने की पोजीशन में भी हो जाए, इतने लोग उसके पास आ जाएं, लेकिन वो बीजेपी के टिकट पे जीत के नहीं आए थे। क्या ऐसा प्रयास ऐसे राज्य में बीजेपी करेगी जहां उसका सोशल बेस बहुत छोटा है? अब कल ही आप ही कह रहे थे, कौन कह रहा था, पंजाब में पहले हिंदू तो बीजेपी को वोट देना शुरू करें सारे, बाकी फिर दूसरी बात बाद में होगी कि सिख करेंगे कि नहीं करेंगे और दलित करेंगे कि नहीं करेंगे। पहले जो शहरों के हिंदू हैं, जिनकी मुख्य तौर पर पार्टी बीजेपी की शुरुआत हुई थी, वो वोट करने लगे बीजेपी को। लेकिन उससे पहले इतनी हलचल क्यों है फिर पंजाब में? नहीं देखिए, चुनाव की तैयारी नहीं कर रही है भाजपा, एक ये तो, कुछ उससे पहले की तैयारी हो रही है। एक तो पहले ये है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी नहीं है। नरेंद्र मोदी अमित शाह वहीं ज्यादा मजबूती दिखाते हैं जहां वो बहुत कमजोर है। वरना जैसे आज पंजाब दिख रहा है, इससे भी खतरनाक त्रिपुरा दिखता था, क्योंकि पंजाब में तो अकाली के साथ वो सत्ता में हिस्सेदार रहते थे, लेकिन यहां तो कभी कोई सत्ता का मामला ही नहीं। त्रिपुरा में वो दूर दूर तक नहीं थे, हरियाणा में कभी वो दूर दूर तक नहीं थे, बड़ी मुश्किल से कुछ उनका छिटपुट हो जाए तो हो जाए। आज भारतीय जनता पार्टी जहां पहुंची है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, तो आप जरा समझिए ना कि भाजपा कैसे काम करती है। और ये हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, अच्छा कल ही तो कर रहे थे, ये ठीक बात है कि आज की तारीख में वहां लड़ाई सीधे सीधे आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस है, इसमें कोई बट नहीं। लेकिन क्या ये सोच के भाजपा छोड़ देगी? नहीं छोड़ने वाली। भारतीय जनता पार्टी वहां हर हद तक जाकर काम करेगी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि सिर्फ आप राघव चड्ढा को मत देखिए, स्वाति मालीवाल को मत देखिए, आप संदीप पाठक को देखिए। आप देखिए कि जो लोग टिकट बांटने वाले थे, जो लोग रणनीति बनाने वाले थे, उनको आप देखिए। और चूंकि 92 का नंबर है तो 2/3 की मेजॉरिटी थोड़ी कठिन दिखती है, लेकिन 10 में से 7 राज्यसभा सांसद, वो भी क्या आसान था क्या? सब अलग अलग तरह के लोग थे, लेकिन सब आ गए, गुलदस्ता तैयार हो गया। अब कौन सा गुलदस्ता तैयार हो रहा है ये अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब को चाहती है कि वहां उसका प्रभाव बने। आपको दिखाता हूं, सरकार बने अभी या बाद में बनने की ओर बढ़े, ये अभी आगे देखना। गुजरात में गुरु चेले का वाक युद्ध में आपको दिखाता हूं। गुरु जी, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा गुरु चेले हैं, उनकी बात। तो केजरीवाल साहब को सुनिए आप, और राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कुछ दिनों के मेहमान हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार। मेरी तरफ क्यों देखा आपने? कोई गुरु को कभी छोड़ा है क्या? देख सुना दीजिए। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना। मेरा दिल कहता है, कैसे होगा मेरे को अभी नहीं पता। पंजाब तो आप जीतोगे, पंजाब तो पंजाब के लोग जीतेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है, अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इनके डर और इनकी धमकियों से आप बिल्कुल भी अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। कानून के तहत और देश हित में फैसले लीजिए। अब भाई किसकी बात पे यकीन करें सर? वो राघव जी कह रहे हैं चंद दिनों के मेहमान हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पंजाब से ही अंत की कहानी लिखी जाएगी मोदी सरकार की। राघव चड्ढा के बयान से मुझे अमरिंदर सिंह का बयान याद आता है। पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस से बाहर हो गए तो भारतीय जनता पार्टी लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगा गुलदस्ता बनाएंगे, अमरिंदर सिंह को लाए, जाखड़ साहब को लाए हैं, बिट्टू साहब भी आई जाएंगे आने वाले समय में, तो हम सरकार बना लेंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा था कि चंद दिनों की सरकार है कांग्रेस की, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं बनवाऊंगा पंजाब के अंदर। फिर चुनाव हो गए, फिर उनसे पूछा गया कि साहब आपने तो कहा था बीजेपी की सरकार बनेगी, या तो आम आदमी पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। तो अमरिंदर साहब कहते हैं कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी को अभी 5 दशक लगेंगे सरकार बनाने के लिए। अब अमरिंदर सिंह कहाँ चले गए इस समय?
पता नहीं है कहाँ वो सच में? वो पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है उनको कि वो कहां पर अगले चुनाव के लिए जाखड़ साहब अब हैं? बिट्टू साहब को लेकर आए। एक- पंजाब की राजनीति के अंदर फिलहाल जो वहां के जो समीकरण है, भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर बहुत बेहतर काम कर रही जी। है, राष्ट्रीय सेवक संघ संगठन स्तर पर बहुत जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन वहां के जो सामाजिक समीकरण है, वहां की जो राजनीतिक परिस्थितियां है, भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा लंबा समय चाहिएगा। बिहार जीने का मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं वो अगले साल पंजाब को सरकार हरियाणा बना बनाना है, देगी। हरियाणा में कौन सी वहां पर अपने पैर पर खड़ी होने की आएगी। 2% का वोट बैंक और 2 एमएलए आपके पास अभी पंजाब के अंदर है, आपको समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी 77 के ऊपर गई, 77 से भारतीय जनता पार्टी 200 बंगाल में गई। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी एक बन comment जाएगी इस पे कर दीजिए सर, छोटा फिर एक पंजाब खबर आ में रही है भारतीय मुझे। जनता पार्टी इस बार विपक्ष के नेता की स्थिति में पहुंच जाएगी। सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। सहमत हूं मैं। बोलिए अच्छा एक मिनट गुरु जी, छोड़ दीजिए आप अपना वाला हिस्सा आज। छोड़ दिया। चूंकि बंगाल की बात हो गई तो जरा एक लाइन बोल दें। 98 में एक महिला पिटती है और उसके बाद कहती है कि चप्पल नहीं पहनूंगी, तब उसको कम्युनिस्ट गुंडों ने पीटा था पंचायत चुनाव के समय। आज वो चप्पल पहनती है। एक आदमी को तृणमूल के लोग पीटते हैं और उसको मारते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता था, आज वो अपनी वही फटी वाली शर्ट पहन के और विजय जुलूस में जाना है। बदलाव ऐसे ही होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि यूं चुटकी बजाई और बदलाव हो गया। नहीं, मैं तो ऐसे भी मानता हूं कि जिन सिखों का कांग्रेस पार्टी ने इतना नरसंहार किया पूरे देश में, वो सिख कांग्रेस पार्टी को वोट कैसे देते हैं? एक खबर आ रही है भारतीय बंगाल से जनता सर, पार्टी के साथ सर कर पूरी लेंगे इस पर, तरह फिर बहस लंबी चली जाएगी। टीएमसी के सांसद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर से सिक्योरिटी इक्विपमेंट हटाए जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी कम की जा रही है, ये खबर हमको मिली है। और ममता बनर्जी का जहां पर फ्लैट है, उनका जो घर है जिस गली के अंदर, उसके बाहर भी बैरिकेड वगैरह लगे रहते थे। इनफैक्ट उस गली के अंदर जाने के लिए जो और आम लोगों के घर हैं उस इलाके, उस एरिया में, वो उन लोगों को भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। भाई चीफ मिनिस्टर रह रही है मेरे बगल में, उन्होंने सरकारी मकान नहीं लिया हुआ था, वो अपने मकान में रहती थी, तो वो जो और लोग आम लोग थे उनको भी सुरक्षा जांच से हर बार अंदर बाहर जाने के लिए, गली में जाने के लिए गुजरना पड़ता था, तो वो वहाँ से हटा दिया गया। मैं तो एक बयान भी देख रहा था, एक व्यक्ति बता रहे थे हमको बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन क्या करें, चीफ मिनिस्टर थी, हम कुछ कह नहीं सकते थे। तो पहले वहाँ से बैरिकेड कल हटाए गए हैं और अब ये अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर से सिक्योरिटी का जुड़ा सामान जो है वो हटाया जा रहा होगा। सर ठीक किया जा रहा है या नहीं? ठीक किया जा रहा है। जैसे राघव की सिक्योरिटी हटाई तो तुरंत दे दी ना सिक्योरिटी, तो जहाँ जरूरत होती है वहाँ सिक्योरिटी दी जाती है। राघव को जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब से सिक्योरिटी हटाई, आधा घंटे बाद केंद्र सरकार ने उनको सिक्योरिटी दे दी है। तो अब अभिषेक जी की ज़रूरत नहीं है कहीं और लगानी। और अभी तो आप पंजाब की बात कर ही रहे हैं, और आप पंजाब पर इतना हैरान हो रहे हैं जब उस मौके पर जब 3-3 उधार के सीएम्स सरकार बनाने के लिए शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अब बोल लीजिए आप। कौन कौन 3 है सर, हमको जरा बता दीजिए तो। शुभेंदु अधिकारी, हेमंता विश्व शर्मा और सम्राट चौधरी। आजकल एफडीआई का जमाना है सर। मूल बात ये देखना है कि जो बाहर से आए हुए वो भारतीय जनता पार्टी निवेश के कहाँ हो रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक अधिष्ठान को ऊपर ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग जो पुराने लोग होंगे उनको कष्ट होता है, हमें भी कई बार कष्ट होता है जब देखते हैं कि जिन लोगों से गाली दिया करते थे, जिन लोगों से लड़ा करते थे, और वो जो है वो परिक्रमा संस्कृति कर करके कहीं से कहीं पहुंच गए हैं। प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर सुन बीजेपी लीजिए, ये बहुत गंभीर बात उन्होंने कहा है। तो हमें कष्ट होता है, लेकिन कार्यकर्ता तो सर कार्यकर्ता ही रहता है ना भारतीय जनता पार्टी में। इससे कि लेकिन उधारी के सीएम नहीं है, ये तीनों यहाँ आके राष्ट्र के सीएम लिए, चलिए सर। राष्ट्र के लिए संविधा बनने की यही तो पाठशाला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक। चलिए, तो अभी तो जो 3 नाम लिए हैं विजय जी ने, तीनों के एक की ताजपोशी हो गई है, समारोह होना है और बाकी 2 को ताज पहनाए जाने हैं। तो इस हफ्ते ये भी बड़े काम होने हैं, ये तो बातचीत लगातार करते रहेंगे। कहानी कुर्सी में बड़ा मजा आया सर, बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर साहब आपका, विजय जी बहुत शुक्रिया, हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद आपका।